क्लास कल क्लास में हम लोगों ने अपना स्टडी किया, ठीक है। आप में से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आप में से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए और किसी नए क्वेश्चन तो उसमें कुछ आंसर्स भेजे थे, तो मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर आगे का टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग जरा देखिएगा। जिसकी क्लास चल रही है इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जिसकी क्लास है, कल मेरी क्लास हुई थी, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो यूट्यूब पे है, तो लगभग क्वालिटी भी बढ़िया है, डिस्प्ले भी बढ़िया है। मतलब आप लोगों का जो एक्सक्यूज रह रहा था हमेशा लाइक क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड अच्छी नहीं है, वो सब तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज के सेशन शुरू करते हैं। मैंने कल में 4 क्वेश्चन दिए थे, मैं डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद आज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई है नहीं है तो मैं इस क्लास को निकाल लेता हूँ, अकेले ही हूँ यहाँ पर। तो चलिए देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन। देखिए ये मैंने कल पहला क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या था, हेक्सागोनल है। देखिए इसमें 6 पॉइंट है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 पॉइंट है। और ये क्या है अपना ओरिएंट, ये और इसमें जो 6 मास ये क्या है, 6.6 मासेस है। यहाँ पे भी एक मास है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे टोटल 6 मासेस के लिए। और मैंने कल क्वेश्चन में बताया था सबका मास क्या है, इक्वल। इक्वल मासेस है। और हेक्सागोनल की मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, जिसको मैंने ए बोला हुआ है, ठीक है। जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए। सिमिलरली ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि हेक्सागोनल में जो इंटीरियर एंगल्स है, बस उनका जो उनकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 120 डिग्री। ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू 120 है, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू 120 है। सिमिलरली ये वाला सारे एंगल्स की 120 डिग्री है। अब मैंने पूछा था आप लोगों से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अच्छा एक्सिस क्या है, एक्सिस भी मैंने बताई थी, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये बोल रही है, ये है अपनी एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसमें जिस व्यक्ति ने मुझे मेल किया था उसको भाई को दिक्कत थी कौन सा डिस्टेंस लेना है। तो देखो जब भी कोई एक्सिस है तो यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, ये वाली, हमेशा इसको लेते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है। उस भाई का यही डाउट था कि सर कौन सी डिस्टेंस लेनी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो बस जरा देखिए इसमें 6 पार्टिकल्स हैं, 6 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और उसको जोड़ते हैं। देखिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेगा, आई इक्वल्स, पहले इस ए वाले पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। इसका मास कितना है, सबका मास ही है। अब देखिए एक्सिस भी यही है और ये पार्टिकल जो रखा कहाँ हुआ है, उसी एक्सिस पे रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 0, इसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली बी वाले के लिए हो जाएगा m 0 का स्क्वायर, 2 पार्टिकल है। अब देखिए सी और डी, सी की सॉरी सी और एफ, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, एफ की और सी की डिस्टेंस कितनी है, मतलब दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो r है उसकी वैल्यू क्या है, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है, सेम। देखिए मैं पहले सी के लिए लिखता हूँ प्लस m इनटू ये पूरी डिस्टेंस मैंने दे रखी है a। अब देखिए जरा ये एंगल कितना होगा 90, अगर मैं ऐसे लाइन खींच दी तो एंगल कितना हो जाएगा 90। ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ऐसे लाइन खींच दी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, ये वाली जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, और ये एंगल जो पूरा 120 था तो 120 में से 90 गया तो 30। अब ये लेंथ कितनी है a, ये का इधर अगर कंपोनेंट कर देंगे
तो ये वाली लेंथ नहीं मिल जाएगी हमें, देखिए हमें ये वाली लेंथ तो चाहिए। ये वाली लेंथ क्या है, ए का पीछे कंपोनेंट है कितना, a cos 30, ठीक है, a cos 30 इसका स्क्वायर प्लस यही किसके लिए होगा, f के लिए, इस वाले f के लिए। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ m m into a cos 30 का स्क्वायर। अब ये दो पार्टिकल और बचे, देखिए ये हो गया इसका 0, ये हो गया इसका 0, इसका m into a cos 30 का स्क्वायर, इसका भी m into a cos 30 का स्क्वायर। अब ये दो पार्टिकल और बचे, देखिए m into ये जो पार्टिकल है डी वाला, इतनी डिस्टेंस ये है और इतनी डिस्टेंस ये है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a cos 30, ठीक है, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है इसी का जस्ट डबल है, ठीक है, कितना हो जाएगा m into 2a cos 30 इसका स्क्वायर प्लस सिमिलरली जो इस पार्टिकल के लिए होगा डी वाले पार्टिकल के लिए, वही इस पार्टिकल के लिए होगा ई पार्टिकल के लिए, तो m into 2a cos 30 इसका स्क्वायर। अब देखिए आपको इसमें m तो पता ही है, इक्वल होना से दिया हुआ है, a मैंने दिया हुआ है, cos 30 आपको पता होता है, बस इसको सॉल्व करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। जिन भाई लोगों ने नहीं किया है वो एक बार फिर से कर रहे हैं, समझ लें, और इसमें कुछ बचा नहीं कैलकुलेशन करनी है तो आप लोग इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से मुझे मेल कर सकता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। देखो 6 पार्टिकल्स थे इसमें और मैं क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, पहले वो पार्टिकल लेंगे, फिर उसकी डिस्टेंस लिखेंगे, फिर दूसरा पार्टिकल लेंगे, फिर उसकी डिस्टेंस लिखेंगे, फिर तीसरा पार्टिकल लेंगे, उसकी डिस्टेंस लिखेंगे। लेकिन डिस्टेंस कौन सी लिखेंगे, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पार्टिकल। अब जरा देखिए ये पार्टिकल कहां है, इसी एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 0, एक्सिस पे ही तो रखा हुआ है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। सिमिलरली इस वाले पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, 0। जब इस वाले पार्टिकल को हमने देखा तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इतनी। ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मैं ये बताया मैंने, ए दिया हुआ है तो ए का इधर कंपोनेंट कर दिया, वही मैंने दिया है, देखिए a cos 30। अब जो इस पार्टिकल के लिए हो रहा है सी के लिए, भाई इस पार्टिकल के लिए होगा एफ के लिए, तो इसलिए m into a cos 30। अब जरा डी वाले पार्टिकल को देखिए, ये इतनी डिस्टेंस चाहिए हमें, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये दिस बस दिस, और ये हमें पता है a cos 30, ये भी कितनी हो जाएगी a cos 30, तो इसलिए क्या किया 2a cos 30, 2a cos 30 और उसका m r स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने स्क्वायर किया हुआ है। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और कल के मतलब आज की जो क्लास है उसके उसमें कमेंट कीजिएगा, मुझे मेल कीजिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग उसका सॉल्यूशन नोट किया जाए जल्दी से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, सिस्टम का आपको क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, एक्सेस। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जिस भाई ने मुझे मेल किया था उसका आंसर बिल्कुल सही है, उन्होंने मुझे मेल किया था इसका आंसर, उनका ये आंसर जो है मैंने चेक किया बिल्कुल सही है। देखिए कैसे निकालेंगे,
ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये क्या है सेंटर ऑफ मास। अब किसी भी रोड का उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, देखिए इसमें 3 रोड्स हैं, तो आई जो होगा वो 3 रोड्स की वजह से होगा, आई ए बी प्लस आई सी डी प्लस आई ई एफ, इन 3 रोड्स की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जरा देखिए आई ए बी किसके अबाउट हो रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा ml स्क्वायर बाय 12। ये मैंने कल की क्लास में पूरा डिटेल में कराया था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। आईसीडी इसके बाद घूम रही है कॉर्नर के अबाउट, तो ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था, कितना होता है इसका ml स्क्वायर बाय 3, और ये फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट है और सबका मास और लेंथ सेम है, क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका भी कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। अब बस आप लोगों को इसका एलसीएम लेना था, सॉल्व करना था, देखिए ml स्क्वायर बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो जिन्होंने मुझे मेल किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग भी देखिए थोड़ा मेल में कीजिए मुझे, अगर आप लोगों का आंसर सही आप लोगों को लगता है तो ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, इजी था ये क्वेश्चन तो वैसे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से 1 मिनट में, ठीक है। चलिए मिटाता हूँ मैं इसको, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। जो तीसरा वाला क्वेश्चन था अपना वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा कैसे था देखिए जरा, मैं तो कई लोगों को क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था, इस क्वेश्चन में आईसीएम जो है उसका रिलेशन बताना है आपको। ये जो एक्सेस दी लिखी है, एक्सेस क्या है, एक ये एक्सेस है एडी, एक ये एक्सेस है बीसी, एक ये एक्सेस है कहते हैं इसको एफएच, और एक ये एक्सेस है ईजी, ठीक है। फिर के बाद एक्सेस बताना था आपको, रिलेशन बताना था आईसीएम का। उसमें क्या लगेगी, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया था, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली जेड एक्सिस, आई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में क्या हो चुके परपेंडिकुलर, ये थी इक्वेशन, ये थी हमारी थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए अब इसमें से जिस भाई ने मुझे मेल किया था उनके दो आंसर, उन्होंने मुझे दो आंसर बताए कि ए और बी एकदम सही है सर, तो बाकी दो आंसर में उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, तो वो पार्शियली करेक्ट आंसर था, वही बता रहा हूं कैसे। देखिए आईसीएम क्या है, ये होगी यानी एक्सिस, ये होगी आईसीएम। अब देखिए जरा इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस। तो एक आंसर तो आप लोगों को क्लियरली आ गया होगा कि आई जो आईसीएम होगा उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी आई ईजी प्लस आई एफ एच, ठीक है। मतलब ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, ये दोनों आप देखिए आपस में परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, ये आंसर है बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। एक और आंसर हो सकता है, देखिए ये जो ये वाली एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है,
ये दोनों भी तो आपस में परपेंडिकुलर है, देखिए जरा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है ये दोनों, और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दूसरा आंसर जो हो सकता है ये भी सही होगा, यही शायद हमने बताया भाई कि ये दोनों आंसर सही है सर, बाकी कोई और आंसर सही नहीं। अब जरा देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर क्या है, जरा देखिए, अगर मैं ये वाले पॉइंट के और निकालने से अगर इसको आधा आधा काट दिया जाए स्क्वायर को ऐसे करके, इधर मास m/2 होगा, उधर भी मास कितना होगा m/2 होगा। सिमिलरली इसको ऐसे काट दिया जाए तो इधर भी मास कितना होगा m/2 और इधर भी मास कितना होगा m/2। कहने का मतलब है जो हमने सर्कल वाले केस में किया था ना कि दोनों के अबाउट जो Ix और Iy था वो सेम आएगा, जिसको हमने I0 लिख दिया था, वैसा ही यहां होगा। ये जो IEG है और IFH है ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और उनकी वैल्यू जो कितनी होगी ICM/2 के बराबर होगी, ठीक है। देखिए कैसे होगी, अगर इसको IFH का और देखा जाए तो आधा स्क्वायर इधर है आधा स्क्वायर इधर है, ठीक है। सिमिलरली इसको इसका और देखा जाए IEG के बारे आधा स्क्वायर इधर है आधा स्क्वायर उधर है, तो दोनों के बाद क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, तो इसको और इसकी सेम की वैल्यू कितनी होगी ICM/2। जरा देखिए IEG इक्वल्स टू IFH इक्वल्स टू ICM/2। सिमिलरली जरा इसके लिए देखिए, अगर इसमें से देखें तो आधा मास इधर दिख रहा है आधा मास इधर दिख रहा है, सिमिलरली अगर इसके और देखें तो आधा मास इधर दिख रहा है आधा मास इधर दिख रहा है, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि IAD और IBC दोनों की वैल्यू कितनी आएगी ICM/2। अब जरा देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, फिर IEG और IED और सिमिलरली IFH और IBC ये भी तो आपस में बराबर हुए, तो इसलिए जो कल वाला क्वेश्चन था ये वाला वाला उसके चारों ऑप्शन जो हैं वो एकदम सही हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में क्या है बराबर है और उनकी वैल्यू कितनी है ICM/2, ठीक है। तो समय दो दो बार जुड़ रहे थे, समय दो ही टर्म तो जुड़ रहे थे, किसी में ये वाला जुड़ रहा था इसके साथ या ये वाला जुड़ रहा है इसके साथ, तो समय क्या है दो दो ही टर्म जुड़ रहे हैं और सबकी वैल्यू क्या आपस में बराबर है, इसलिए सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसके बराबर होगी ICM के बराबर, इसलिए सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मतलब किसी को दिक्कत, जो भाई ने मुझे आंसर दिया था तो उन्होंने इन दोनों को सही बता दिया था सर ये दोनों सही नहीं, लेकिन बाकी दोनों को उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है सर, उनको नहीं लगा। तो अब समझ में आ गया भाई वो सारे ऑप्शन सही है उसके, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि फेयर क्या है स्क्वायर। जरा देखिए अगर इसके बाद देखेंगे तो आधा स्क्वायर इधर दिख रहा है आधा स्क्वायर इधर दिख रहा है, लेकिन अगर इसके बाद भी देखोगे तो आधा स्क्वायर इधर दिख रहा है आधा स्क्वायर इधर दिख रहा है, तो आपको क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे, और सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ICM/2। इसलिए उस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस जो हैं क्या होंगे सही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन था शायद, हाँ ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, तो आप लोग जरा इसे देख लीजिए समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं बिठाता हूँ इसको। एक और क्वेश्चन दिया था आखिरी क्वेश्चन चौथा वाला, उसमें कहता है डिस्क थी, ठीक है। वो भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है जिन्होंने मुझे मेल किया था, उसके आपके दोनों आंसर सही हैं, वेरी गुड भाई, ठीक है। जरा देखिए कैसे सही है और क्या आंसर है उसका। ये क्या है डिस्क, रिंग नहीं है ये, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया हुआ था, क्या है डिस्क। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, इसमें दो पार्ट थे, लेकिन किसके अबाउट
ये क्वेश्चन था। ये डिस्क थी, इसका मास था कैपिटल एम, इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। इसमें वन टाइम क्वेश्चन करना था अबाउट आई ए बी और अबाउट आई सी डी, दो पार्ट थे। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों साथ साथ लगेंगे, मतलब दोनों का यूज होगा तब इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे निकलेगा। मैंने कल आपको इसका आईसीएम बताया था। आईसीएम मतलब क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो इसका मैंने कल आपको बताया था आईसीएम कितना होता है, mr²/2। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। लेकिन आपको इसके अबाउट चाहिए नहीं, आपको चाहिए इसके अबाउट आई ए बी के अबाउट और आई सी डी के अबाउट। तो देखिए जरा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, देखिए ये है आईसीएम। आईसीएम की वैल्यू इस पर आप होगी आई एक्स प्लस आई वाई। आईसीएम की वैल्यू इस पर आप होगी आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये आई एक्स और आई वाई दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। डिस्क क्या देखिए, इसके बाद आधी डिस्क इधर है, आधी डिस्क इधर है। ऐसे इसके बाद देखेंगे तो आधी डिस्क इधर है, आधी डिस्क उधर है। आई एक्स और आई वाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हमारा इंटरेस्ट इसमें आई ए बी में। और देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी तो उसमें क्या होनी चाहिए, एक्सिस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, आई वाई। आई वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, आई एक्स के बराबर। तो आई सी एम की वैल्यू कितनी है, देखिए आई एक्स की वैल्यू रख दी आई वाई, और आई वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, mr²/4। लेकिन उसमें हमसे आई वाई तो पूछा नहीं है, उसमें क्या पूछा है, आई ए बी। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, देखिए आई वाई क्या है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास और ये इससे पास करते हुए एक एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और ये हमारी एक्सिस इसके आउट होना चाहिए। तो आई एक्सिस कितना हो जाएगा, आई वाई प्लस बॉडी, इसका मास कितना है m, और दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर इसका स्क्वायर। I/4 m²। देखिए आई वाई की वैल्यू उठा के यहां पे रख दी, m²/4। m तो m है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, उसका स्क्वायर 5/4 m² आ जाएगा। और यही आपको सी डी के अबाउट चाहिए, यही आपको किसके अबाउट चाहिए, सी डी के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आई सी डी इक्वल्स टू, अब ये आई वाई से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, 2r। ठीक है, आई वाई से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, 2r। समझ रहे हैं ना सब लोग। ये देखिए आई सी डी निकालना है, आई वाई यहाँ पे तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2y। देखिए mr²/4 प्लस m 2r का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी कोई दिक्कत हो तो फिर से लिख करें, क्वेश्चन आप लोग करेंगे तभी आपसे हो पाएगा। मैं तो यहाँ बस करा ही सकता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसको करना हो, फिर आगे का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। बताता हूँ इसको।
आज का जो टॉपिक है अपना, जो हम देखने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक पहले देखते हैं, फिर उसके बाद टॉप को शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले छोटा सा टॉपिक देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। देखिए हेडिंग जरा, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। गायरेशन भी बोलते हैं ऐसे कुछ लोग। तो मुझे ये क्या है, देखिए अभी क्या था, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, तो उसमें जो हमारा जो आर है, मतलब जो हमारे मासेस थे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे। डिस्क्रीट वाले पार्टिकल में भी आप लोगों ने देखा, हेक्सागोनल में तो मास जो 6 जगह पे रखे हुए थे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि हम ये मानेंगे कि हमारा मास जो है एक पॉइंट पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस पॉइंट के अबाउट अगर वो मास उस पॉइंट पे होता, तो उस पॉइंट का क्या मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसका जो रिलेशन है वो देता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सर ये सब क्या बोल रहे हो आप, देखो आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की वैल्यू रखेंगे टोटल मास, एम क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। मार्कर थोड़ा इशू लग रहा है, देखता हूं मैं। तो देखिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम में मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो एम क्या आएगा, उन सभी पार्टिकल्स के मासेस का सम। जैसे अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, 6 पार्टिकल्स थे हेक्सागोनल वाले में, और 6 का मास क्या था, इक्वल था। तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ एम, मतलब हर एक मतलब एम क्या है, टोटल मास, जितना भी मास है सिस्टम में उन सबका एडिशन। और के क्या है, के है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब क्या है कि जिस तरह से उसमें कुछ 6 पार्टिकल्स जो है कहां रखे हुए थे, अलग पोजीशन पर रखे हुए थे, हम क्या मानेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते समय कि वो सारे पार्टिकल्स कहां रखे हुए हैं, एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जिसका नाम क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन के। और फिर उसको इसका मतलब ये क्यों है कि आई को हम किससे इक्वेट कर रहे हैं, m into k स्क्वायर, और m से m तो कैंसिल हो जाता है, और बचेगा क्या, k। रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या मानते हैं हम, इस जितना भी मास है पूरे सिस्टम का, वो कहां पे रखा हुआ है, एक डेफिनेट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसका नाम क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इसको आप जरा नोट करेंगे, ये m क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें एक दो चीज देखने वाले हैं, तो आप जरा हमें देखेंगे। पहली चीज, रेडियस ऑफ गायरेशन को k से डिनोट करते हैं, ठीक है, k कैपिटल K। अब जरा देखिए, मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स है, ठीक है, और सबका मास क्या है, बराबर है, एकदम इक्वल मास है, और सब कहां पे रखे हुए हैं, r1 r2 r3 ऐसे करके डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, हमने माना क्या है, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, सबका मास क्या है, बराबर है, और जो पहला पार्टिकल है वो कहां रखा हुआ है, r1 डिस्टेंस पे, दूसरा पार्टिकल r2 पे, तीसरा r3 पे, ऐसे करके आ रहा है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोगों को सिखाया था, I = m पहले पार्टिकल का मास इनटू r1 स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का मास इनटू r2 स्क्वायर। देखिए ऐसे जो लिखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m, इनटू उसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, वो कितनी है, r1 स्क्वायर। दूसरा पार्टिकल इसका मास कितना है, बराबर, मैंने बोला था बराबर मास है जैसे कि, इनटू उसकी डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तीसरा पार्टिकल उसका डिस्टेंस, ऐसे करके m, ये इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा इसी सिस्टम का रेडियस ऑफ गायरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए i की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टोटल मास। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हैं हमारे पास, n, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ m, ठीक है।
दो पार्टिकल्स होंगे तो कितना मास हो जाएगा 2m, तीन पार्टिकल होंगे तो कितना मास हो जाएगा 3m, तो n पार्टिकल्स हैं तो कितना मास हो जाएगा n into m into k स्क्वायर। ठीक है, जरा देखिए इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो k है उसकी वैल्यू आएगी एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन 10 के ऊपर अंडर रूट। तो हम यहां पे देख रहे हैं देखिए क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो किससे इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट। इसमें आप जरा दो तीन लाइन लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप लोग भी लिखेंगे। सबसे पहली लाइन, रेडियस ऑफ जाइरेशन k does not depend on, does not depend on मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सबसे पहला मास, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। इसमें देखिए नहीं ओमेगा का टर्म आ रहा है क्या, ओमेगा दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसकी, एक्सिस की, वो जो एक्सिस जो घूम रही है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो ये भी लिखेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी कि k डिपेंड्स अपॉन पहला ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। ओरिएंटेशन मतलब मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एक्सिस। ये लोग आप लिखेंगे, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लेता है वो, तो इस थोड़ा पता होना चाहिए लोगों को रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में। देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी बॉडी का टोटल मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, या टोटल मास क्या है, कंसंट्रेटेड। और फिर इसको किसके बराबर कर देते हैं, I = m/k²। m क्या है यहाँ पर, टोटल मास, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, m क्या है, टोटल मास, k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, और I जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जरा देखिए n पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, m1 * r1² + m * r2² प्लस ऐसे ऐसे करके m * rn², और उसको किसके बराबर रखेंगे, टोटल मास। तो कितने पार्टिकल्स थे, n, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, n * m। वही मैंने किया, n * m * k², m से m कैंसिल हो जाएगा, n नीचे आ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1² + r2² प्लस डॉट 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 r3 r1² n। इसको एक चीज और कहते हैं, तो बताएं क्या कैसे है इसको, रूट मीन स्क्वायर। हाँ वो आप लोगों ने एसी वगैरह में जो एसी करंट है उसका रूट पढ़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको भी नोट कर लेना, इसको भी पूछ सकता है वो एमसीक्यू में। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है फॉर एन पार्टिकल्स के लिए, इक्वल मासेस के लिए, उनके रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, फिर दो पॉइंट है कि डज नॉट डिपेंड ऑन मास और एंगुलर वेलोसिटी, और के डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। ओरिएंटेशन मतलब सिस्टम किस तरीके से, जो मास है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द एक्सिस। ठीक है, ये होता है ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टम। ये आप लोगों का एक नया टॉपिक था, रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसको जरा नोट करें। चलिए आप लोगों ने से नोट कर लिया होगा, मैं बता रहा हूं। एक भाई का एक डाउट था, उन्होंने मुझे मेल किया था, तो मैंने कहा लास्ट क्लास में, सॉरी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो पहले वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका थोड़ा नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है,
अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस तो दिए नहीं रेडियस ऑफ डायरेक्शन पे, तो आप लोगों के क्वेश्चंस क्या है कि जो कल के मैंने जो क्वेश्चंस दिए ना हेक्सागोनल वाला और वो रोड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हेक्सागोनल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें वो रॉड रखी हुई है 3, इनका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो जो स्फीयर वाला क्वेश्चन है, सॉरी डिस्क वाला जो क्वेश्चन है, उन तीनों के लिए क्या निकालना है आप लोगों को, मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ये की वैल्यू निकाल के लाके आप लोगों को मतलब मुझे बतानी है मेल करके, ठीक है। समझ गए सभी लोग कैसे निकालना है, बस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको इक्वेट कर देना है किसके, m क्या है टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू k स्क्वायर। अब फिर उस m से आप तो काट के देख लेना आप लोग, और k की वैल्यू अंडर रूट में कुछ आ जाएगी, तो वही मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको पहले भाई का एक क्वेश्चन है डाउट है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। होमवर्क में आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 कौन से हैं, जो मैंने कल की क्लास में दिए आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। आज हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, k निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का, कर लेना आप लोग इसे। चलिए भाई का क्वेश्चन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था आप लोगों को, तो उनका सवाल था कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कंफ्यूजन है हमें, और क्यों है, मतलब कैसे है, ये क्वेश्चन था। तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। आज मैंने क्वेश्चन पूछा है, देखिए मैं थोड़ा दोनों चीजें साथ में लेके चलूंगा, लीनियर मोशन और अपना सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जरा पहले लीनियर मोशन पे बात करते हैं। लीनियर मोशन मतलब मोशन इन वन डी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, अब हम इतना पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर का मतलब क्या है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, लाइक 2 5 10 5 18 15 20 ऐसे करके, और एक उसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। उस चीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें दो चीजें हों, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड हो, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो 2 5 10, और एक क्या हो, उसकी डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ये चीज हमने आप लोगों को बताया था जब मैं प्रैक्टिकल में पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था कि वनडे में क्या करते हैं, डायरेक्शन को पॉजिटिव में लेते हैं और फिर उसी हिसाब से कहते हैं कि पार्टिकल इधर जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस होता है वो बता देते हैं कि 2 मीटर है, 5 मीटर है, 7 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई ये क्वेश्चन था कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, मतलब इसमें मेरा डाउट था। तो देखो जरा, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां से हमने इस पार्टिकल को देखना शुरू किया, ठीक है। तो t 0 पे ये पार्टिकल कहां है, इस पॉइंट पे। और मान लेते हैं उस t1 टाइम बाद ये पार्टिकल कुछ आगे चला गया, t1 टाइम बाद ये पार्टिकल कुछ आगे चला गया। तो ये जो होता है थीटा, यही क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आप लोगों को बताया। अब मेरे भाई जब आपने ये क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तो आपको इससे देख लेना चाहिए था। ये मैंने बताया था s = ut + हाफ * at² होता है। अब अगर ये a0 है तो s = कितना हो जाता है, ut, ठीक है। अब मैंने बताया था जो लीनियर मोशन में इक्वेशंस होती हैं वही सर्कुलर मोशन में भी लगभग मतलब इन द सेंस एनालॉगस होती हैं। तो थीटा = कितना हो जाएगा, ओमेगा * t अगर अल्फा कांस्टेंट है, सॉरी अल्फा अगर 0 है तो, ठीक है। तो थीटा = अल्फा t हो जाएगा, सॉरी ओमेगा t हो जाएगा। अब t क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओमेगा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो थीटा भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप लोगों को पता, तो भी मतलब आपको इस फार्मूले से पता चलना चाहिए कि थीटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई, ठीक है, स्केलर नहीं है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये तो था फॉर्मूले से, ठीक है। जरा इधर देखिए, मान लो थीटा की वैल्यू छोड़ करके आप लोगों को पता है कितनी है, π/6। अब देखिए एक π/6 थीटा इधर भी हो सकता है, ये भी तो π/6 ही है, देखिए इधर π/6 इधर π/6, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक ही है क्या? मतलब ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एक ही दिखाएगा आपको? नहीं है ना। देखो ये पॉइंट कहां पे है? इस डायरेक्शन में, और ये पॉइंट कहां पे है? इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू तो कुछ है ही π/6, लेकिन इसका एक फिजिकल मीनिंग भी तो है। इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई इसमें डायरेक्शन है ना कि थीटा π/6 तो है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है। तो उसमें क्या चीज है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड भी है π/6, और एक क्या है? डायरेक्शन भी है। तो इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो π/6 अगर केवल उसमें मानो डायरेक्शन नहीं होती तो π/6 तो ऊपर भी हो रहा है और π/6 तो नीचे भी हो रहा है, तो लेकिन दोनों पॉइंट तो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। इस डायरेक्शन में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इस डायरेक्शन में देखो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है मेरे भाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं। भाई मेरे अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया हो तो मुझे मेल कर देना फिर से, ठीक है। और नहीं हुआ तो कल की क्लास में फिर देखेंगे इसी चीज को, ठीक है। तो ये एक डाउट था भाई का, मैंने क्लियर करने की कोशिश की। नया टॉपिक शुरू करते हैं आज का, टॉर्क। चलिए अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? टॉर्क। लास्ट क्लास में जब हम अपनी ऑफलाइन क्लास कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा लोगों को टॉर्क का आइडिया दिया था, टॉर्क होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं ये क्या है? एक रोड है, ठीक है। डस्टर जो है हमारा क्या है? एक रोड, और ये इस पॉइंट पे क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब जैसे हमारा डोर होता है ना, डोर मतलब फिक्स्ड होता है, मतलब इस पॉइंट पे फिक्स्ड हो सकता है, मतलब इस पॉइंट से निकल नहीं सकता, बस ऐसे ऐसे घूम सकता है। जैसे हमारा जो डोर होता है आप लोगों ने देखा होगा, तो वो क्या है? इस पॉइंट से निकल नहीं सकता, लेकिन उस पॉइंट के बाद घूम सकता है, ठीक है। तो वैसे ये है, फिक्स्ड है यहाँ पे ऐसे, और इस पॉइंट के बाद क्या कर सकता है? घूम सकता है ऐसे करके। अब जरा देखिए अगर ये इस तरह से है, ये इसकी एक्सिस है। अब मैं देखिए ये क्या है? ये वाली एक्सिस है हमारी, ये वाली, ये मेरी उंगली जो है, ये हमारा डोर, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। अब मैं अगर इस डोर को जरा पूरी ताकत से इधर खींचने की कोशिश करता हूँ इस साइड, तो क्या होगा? ये खींचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये केवल ऐसे ऐसे घूम सकता है। जो डोर वाला एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल आप लोग अगर डोर को सोचेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ये डोर है हमारा, ये वाला, और ये क्या है? ये एक्सिस है। अगर इसको ऐसे खींचता हूँ तो ये खींचेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले आऊं तो क्या करेगा? ये रोटेट करने लग जाएगा इस पॉइंट के बाद, ठीक है। ये जो रोटेशन की जो टेंडेंसी है ना इस डोर की, ये किसकी वजह से आ रही है? टॉर्क की वजह से, ठीक है। तो ये जो रोटेशन की जो टेंडेंसी है वो सबसे पहले मैं हाथ से तो मैं फोर्स ही लगाऊंगा। हाथ से जो हम लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? फोर्स। उस फोर्स का क्या डेवलप होता है? टॉर्क। और उस टॉर्क की वजह से इस रॉड की या कोई भी बॉडी की रोटेट होने की टेंडेंसी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? फोर्स। उस फोर्स के अबाउट किसी जो भी बॉडी है उसमें क्या जनरेट होता है? टॉर्क। और उस टॉर्क की वजह से क्या जनरेट होती है? रोटेट होने की टेंडेंसी, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुकिए आप लोग, जरा देखिए कैसे, वैसे देखिए
देखिए ये वो वाली एक्सिस है, मेरी उंगली वाली, ठीक है, मेरी उंगली वाली एक्सिस, ये जो डस्टर हुआ है ऐसे करके रखा हुआ, ठीक। अब इसको देखिए ऐसे करके डस्टर था, ये एक्सिस, अब मैं इसको इससे खींचूंगा तो ये नहीं खींचेगा, लेकिन अगर मैंने इसको फोर्स ऐसे लगा दिया तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंज्ड है, हिंज्ड मतलब फिक्स्ड है, और कुछ मैकेनिज्म लगी हुई है जिसकी वजह से क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसी जो रोटेशन वाली जो टेंडेंसी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। अब इस टॉर्क का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, जरा उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, डस्टर, ठीक है। ये हमारा डस्टर है, ये क्या है, एक्सिस, जो किससे घूम रही है, इस एक्सिस, सॉरी ये क्या है, वो फिक्स्ड लाइन है जिसके अबाउट ये क्या करेगा, घूमेगा। और ये मैंने फोर्स लगाया है एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए जरा, इस थीटा के दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये इधर कंपोनेंट है f cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट है f sin थीटा। तो f cos थीटा में से क्या होगा, देखिए यही वाला केस है, ये मेरी एक्सिस है, ये वाली जो ये डस्टर है, और ये मैंने एक्सिस ऐसे लगाया हुआ है, मुझे क्या कहते हैं इसका फोर्स। तो एक तो इसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, लेकिन उसकी वजह से ये इधर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है तो उसकी वजह से इधर खींच नहीं पाएगा। और एक कंपोनेंट जो है मेरे इस फोर्स का इस डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वजह से जो है इधर मूव करना शुरू कर देगा, और उसी को हम क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स है ये क्या जनरेट कर रहा है, टॉर्क जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको डायग्राम में ध्यान से, जब मैं इसी फोर्स वेक्टर को पीछे की तरफ खिसकाता हूं तो ये जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, हमारा एक्सिस, इस एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखिए जरा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। और ये क्या है, आर, आर मतलब जिस पॉइंट पे आपने अपनी बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया हुआ है फ्रॉम दैट एक्सिस, वो क्या होता है, आर। देखिए ये मेरा एक्सिस थी, ये डस्टर है, ये क्या है, फोर्स। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर। आर क्या है, वो पॉइंट जहां पे आपने फोर्स लगाया हुआ है। तो अगर ये पूरी आर है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले आप लोग लिखिए, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और टाउ जो वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो इसमें से इस वेक्टर क्वांटिटी को हटा देते हैं तो जो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है उसकी वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा इंटू एफ, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने आप लोगों को निकालना, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होती है वो मैंने आप लोगों को बताया था निकालना, याद होगा आपको। अगर ए क्रॉस बी करना है तो ये वेक्टर बी वेक्टर के अलावा जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसमें अपनी फिंगर का भी करेंगे, जो डायरेक्शन आती है वो होती है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हमें थोड़ा टॉप में क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो जब मैं थोड़ा इसको डिटेल में लिख देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट को, आपको जरा नोट कर लेना, ठीक है। देखिए ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, आई कैप जे कैप टी कैप। अब जरा लिखिए, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा, के कैप।
जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा जे कैप। अगर इसी में मैं उल्टा कर दूं जे कैप क्रॉस आई कैप कर दूं तो कितना हो जाएगा माइनस के कैप। सिंपली यहां कर दूं के कैप क्रॉस जे कैप तो कितना हो जाएगा माइनस आई कैप और आई क्रॉस के कैप कर दो तो माइनस जे कैप और आई कैप क्रॉस आई कैप कर दूं तो कितना आएगा 0। इसको भी आप लोग लिखेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप या फिर के कैप क्रॉस के कैप, तीनों की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स हैं, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए तो आप लोगों को टॉर्क का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अभी हम टॉर्क का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जैसा आप लोग नोट कीजिए थोड़ा, ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ क्या हो रहा है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आप लोग हेडिंग लिखिए जरा। हेडिंग का नाम है फोर्स कपल। सर ये क्या है देखिए, ये डस्टर मान लीजिए कि आप जमीन पर रखा, मतलब ऐसे रखा हुआ मेरे हाथ पर, ठीक है, मेरे हाथ पे रखा हुआ, तो मेरे हाथ में इस पे लगाया हुआ एम, बस डस्टर पे ऐसे लगा हुआ जी एम जी, दोनों एक दूसरे पे बैलेंस हो गया। अब मैंने क्या किया देखिए जरा, मैंने क्या किया, एक एफ फोर्स जो है ऐसे लगाया, ठीक है, तो पहले मैं इस डस्टर को बना देता हूँ आपका, देखिए ये हमारा डस्टर ये वाला, उस पर एन ऐसे लग रहा है और एन जी ऐसे लग रहा है, दोनों दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, ये वाला डस्टर है ऐसे। अब मैंने एफ फोर्स इस पे ऐसे लगाया, एफ फोर्स लगाया एक कोने पे ऐसे, ठीक, और दूसरे कोने पे भी जैसे देखिए एफ फोर्स इस तरह पे ऐसे लगाया था और दूसरे कोने पे एफ फोर्स ऐसे लगाया, अब एग्जैक्टली अपोजिट ऐसे। अब जरा बताइए, इसका देखिए दोनों फोर्स क्या बराबर है, तो इसका नेट फोर्स कितना लग रहा है एफ नेट, एफ नेट मतलब सारे फोर्सेस का सम। देखिए तो इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूं, ये वाला फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या है इसका 0 है। लेकिन क्या ये सिस्टम रेस्ट में है, फिर लोगों को लग रहा है ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा। देखिए ये डस्टर मेरे हाथ में इसको ऊपर की तरफ लगाया एम, इस मेरे डस्टर में, इस डस्टर ने मेरे हाथ में लगाया हुआ एम, वो और एक इस पे अर्थ के फोर्स लगा हुआ एम जी, तो एन और एम जी दूसरे को बैलेंस कर रहा है। एक इस पे ऐसे लग रहा है एफ फोर्स ये वाला, एक इस पे ऐसे लग रहा है एफ फोर्स ये वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या है 0। लेकिन क्या ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा? देखिएगा, जिन लोगों को फील नहीं है वो लोग जमीन पे या टेबल पे कैसे रखिए डस्टर को या कुछ भी चीज, और एक फोर्स इधर से लगाइए एक फोर्स इधर से लगाइए, जब आप लोग देखेंगे तो मतलब ऐसा करेंगे तो पता चलेगा ये चीज रेस्ट में नहीं रहेगी बल्कि ये ऐसे घूमने लगेगी। ठीक है, आपने एक फोर्स ऐसे लगाया एक फोर्स ऐसे लगाया इधर से, और दोनों फोर्स लगभग बराबर होंगे, लेकिन फिर भी ये बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी बल्कि ऐसे घूमने लगेगी। मतलब क्या आ जाएगी, इसमें रोटेशन की टेंडेंसी आ जाएगी। कहने का मतलब है इसमें एफ नेट तो 0 है, बट जो टाउ नेट है, टाउ नेट मतलब टॉर्क, वो 0 नहीं है, और इसी की वजह से इसमें क्या आएगी, रोटेशन की टेंडेंसी आएगी। ठीक है, तो यही है रोटेशन का इफेक्ट। देखिए इस सिस्टम का एफ नेट 0 है, लेकिन ये सिस्टम रेस्ट में नहीं है, इसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग थोड़ा टॉर्क क्या होता है।
तो फोर्स जो होती है, जो फोर्स होता है, उस फोर्स का क्या होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन, और उस लाइन ऑफ एक्शन की वजह से क्या डेवलप होती है, एक टॉर्क। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना आर, जो हमने यहाँ पे आर ड्रॉ किया था, वो क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन। तो उस लाइन ऑफ एक्शन की वजह से क्या डेवलप होता है, एक टॉर्क। और उस टॉर्क की जो वैल्यू होती है, वो अगर हम इस केस में निकालना चाहें तो देखिए जरा, इसकी पूरी की लेंथ मान लेते हैं अगर एल, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास, जानते हैं आप लोग, ये कितना डिस्टेंस होता है L/2, और ये कितना डिस्टेंस होता है L/2। अब जरा इसका टॉर्क निकालते हैं अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास। क्या निकालते हैं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं टोटल, एक ये वाला फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। अब जरा देखिए, टॉर्क की मैंने आप लोगों को वैल्यू बताई थी R×F, ठीक है, R×F। अब जरा इस वाले फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए F वेक्टर ऐसे है और R वेक्टर ऐसे है, देखिए ऐसे है ना R वेक्टर, ये है ना R वेक्टर। तो देखिए R वेक्टर ऐसे है, F वेक्टर ऐसे है। तो जरा बताएंगे इसके वजह से टॉर्क कैसे आएगा। देखिए जिस डायरेक्शन में R वेक्टर होता है उस डायरेक्शन में अपनी हथेली रखते हैं, ठीक है, और F ऐसे ये रहा है, इसी F के मतलब देखिए R×F, देखिए ऐसे घूमने की कोशिश करेगा ये, और देखिए घूमने की कोशिश भी करेगा, तो इसको ऐसे लगाएंगे तो ऐसे तो घूमेगा, और टॉर्क कैसे आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस L/2 इनटू F की वैल्यू तो F नहीं है, sin थीटा, ये वाला जो एंगल है ये कितना है 90, और इस वाली डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव मान लोगे तो ये वाली डायरेक्शन अपने आप से कंपेंसेट कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वाली डायरेक्शन को क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव। अच्छा, इस वाली डायरेक्शन को कहते क्या है हम, टुवर्ड्स द प्लेन, उसको ऐसे डिनोट करते हैं क्रॉस से, और जो अपवर्ड द प्लेन होती है उसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। जो तीर होता है ना, तीर, तो तीर के पीछे वो जो निकले होते हैं दो, वो ये है, और तीर जब आगे होता है तो उसका एक पॉइंट होता है, वो ये है। तो अब अगर अपवर्ड आउटवर्ड दी प्लेन हो तो ऐसे डिनोट करते हैं, और अगर इनवर्ड दी प्लेन हो तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे कितना है L/2 क्रॉस है। जरा इस वाली केस बताइए, ये जो है क्या है, R इसका बड़ा वेक्टर R, ये क्या है F वेक्टर। फिर से देखिए R×F, R×F, फिर से किसका आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस नीचे की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव, प्लस L/2 इनटू F, कितना आएगा L इनटू F। देखिए टॉर्क आ रहा है नहीं, इसलिए ये क्या करेगा, जो ब्लॉक है डस्टर जो क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो टॉर्क का मतलब आप लोगों को समझ में आया, टॉर्क होता क्या है। बोले सर ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर एनएलएम वगैरह में आप लोगों ने टॉर्क डिस्कस क्यों नहीं किया था, आना चाहिए ना सवाल। जब यहाँ पे टॉर्क आ रहा है तो एनएलएम में भी टॉर्क आना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए जरा ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा देखिए हम लोगों ने एनएलएम में टॉर्क डिस्कस क्यों नहीं किया। जो होता हमारा कैपिटल एम ब्लॉक, तो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा, मैं जब भी कहता था कि इस ब्लॉक पे एन लग रहा है, एन मतलब नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मैं उसको ऐसे दिखाता था, और मैं जब भी कहता था कि इस पे mg लग रहा है तो मैं इसको इसी लाइन पे दिखाता था mg, और मैं कहता था f लग रहा है तो हमेशा इसको यहाँ बीच में दिखाता था। बीच से मेरा मतलब है कि ये जो सारे फोर्सेस हैं ये कहां से पास हो रहे थे, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे, और इसीलिए सेंटर ऑफ, जब कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास से पास होती है, या कोई फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो टॉर्क में जब r ही जीरो हो जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए एनएलएम में हम लोगों ने टॉर्क डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमने क्या माना कि सारे फोर्सेस जो हैं कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, और इसलिए हमने कहीं भी टॉर्क कैलकुलेट नहीं किया। अब जरा इसमें देखिए सेंटर ऑफ मास कहां है, यहाँ पर, फोर्स कहां से पास हो रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इस केस में क्या आ रहा है, टॉर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे फोर्स कपल में F नेट तो जीरो है, लेकिन टॉर्क नेट क्या है, जीरो नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, L into F।
फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। चलिए आप लोगों ने, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ घर के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, सोर्स का कौन होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या है, रॉड है, ये यहाँ पे क्या है, हिंज्ड। हिंज्ड मतलब फिक्स्ड डोर की तरह से, इस डोर मतलब डोर जैसे घूमता है ना, वैसे ये भी घूम सकती है। ये देखिए इस पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये F, और एक फोर्स लग रहा है क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखिएगा। देखिए रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है वहां पे और एक ये 2F लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें टोटल कितना फोर्स लगाया जाए और कहां पे लगाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दीजिए, टोटल फोर्स जो है निकालना है आप लोगों को। और क्या निकालनी है, उसकी लोकेशन। टोटल फोर्स निकालना है और टोटल उसकी लोकेशन। लोकेशन मतलब इस पूरी रोड पे देखिए यहां तक है ये रोड, ये भी इतनी बड़ी है ये रोड, अब इस रोड पे कहीं भी लग सकता है फोर्स। तो आप लोगों को क्या निकालना है कि पहले तो टोटल फोर्स कितना लगेगा और वो कहां पे लगाया जाए जिससे कि F नेट 0 आए एंड टाउ नेट भी क्या है, 0 आए। आप लोगों को क्या निकालना है कि F नेट भी 0 आए और टाउ नेट भी 0 आए। ऐसे केस में मतलब आप लोगों को निकालना है कि F नेट भी 0 आ जाए और टाउ नेट भी 0 आ जाए, तो कहां पे फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। मैं इसको कल डिस्कस करूंगा क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, तो बाकी अभी हम इस क्वेश्चन को कल भी देखेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा और थोड़ा सा सोचिएगा कि कैसे हो सकता है क्वेश्चन, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, हम इसको कल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ में है, एक रॉड है, ये A और B लेंथ है इसकी, ये L/3 डिस्टेंस पे ऐसे निकल रहा है, तो आप लोग पहले इसका टॉर्क निकालेंगे, इसका टॉर्क निकालेंगे और फिर जो आप लोगों ने नेट फोर्स देखे, इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है 2F, तो F नेट लगाने के लिए मतलब नेट फोर्स 0 हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 3F। तो फिर 2F फोर्स, 2F इधर से लग रहा है, F इधर लग रहा है, 3F फोर्स नीचे लग रहा है, 3F फोर्स ऐसे लगाना है। अब वो 3F कहां लगाना है ये कहां से निकलेगा, टाउ नेट को 0 रखने पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, बाकी अभी इसको कल भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जैसा कि हम कहते थे लीनियर मोशन में, इन सिस्टम में क्या है, नेट एक्शन फोर्स 0 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, तो सिस्टम किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा। कहते थे ना वो लीनियर मोशन में अगर हमें कहा ये चीज, अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है, तो सिस्टम किसमें रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ऐसा हम लोग कहते हैं। सिमिलरली अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 है, ठीक है, सिस्टम पे क्या है, टाउ नेट, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो सिस्टम किसमें रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा।
रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब उसके अंदर रोटेशन की कोई भी टेंडेंसी नहीं आएगी। देखा आप लोगों ने भी फोर्स कपल के केस में कि अगर उसका फोर्स कपल आ रहा है मतलब फोर्स कपल लग रहा है मतलब टॉर्क अगर है तो टॉर्क की वजह से क्या होता है सिस्टम में रोटेट होने की टेंडेंसी आ जाती है। देखा आप लोगों ने। तो अगर सिस्टम में टाउ नेट 0 है सिस्टम किसमें रहेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब उसके अंदर रोटेशन की टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर टाउ नेट 0 नहीं है फिर क्या होगा तो उस केस में जो सिस्टम है वो क्या करेगा रोटेशन की उसके अंदर टेंडेंसी होगी। अब जैसे हमने वहां देखा था F = ma F वेक्टर इक्वल्स टू ma वेक्टर देखा था आप लोगों ने वहां पे। सिमिलरली रोटेशन में क्या होता है टाउ वेक्टर इक्वल्स टू I इनटू अल्फा वेक्टर। ठीक है ये I क्या है I वही है इस पर भी हमने इतना खेल लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। P क्या है टॉर्क। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। और अल्फा की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी ए वेक्टर इक्वल्स टू होता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन और ये क्या है अपना एक्सेलरेशन और ये क्या है आर वेक्टर। ठीक है तो ये आप लोगों को इक्वेशन याद रखनी है मस्ट है आपके लिए। टाउ वेक्टर इक्वल्स टू I इनटू अल्फा वेक्टर। ठीक है टाउ क्या है नेट टॉर्क सिस्टम पे। अब देखिए जरा अगर टॉर्क ही 0 है I तो 0 हो नहीं सकता लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा 0 तो सिस्टम के अंदर कोई रोटेशन की टेंडेंसी नहीं आएगी। लेकिन अगर टाउ 0 नहीं है तो सिस्टम में क्या होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगा ही सिस्टम का। अगर सिस्टम रोटेट कर रहा है तो उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या आएगी रोटेशन की टेंडेंसी आएगी। ठीक है तो ये आप लोग सब लोग सीख गए होंगे। अब मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं क्योंकि इसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है। ठीक है तो एक एग्जांपल मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल आप लोग घर से करके लाना। ठीक है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का भी हमें थोड़ा काम पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में आगे चल के एनवायरनमेंट वगैरह में। तो ये सब आप लोग देखिए मैं सबसे क्वेश्चन देखता हूं। देखिए क्वेश्चन है अगर आप लोगों को आर वेक्टर दे रखा है अगर आपको आर वेक्टर और एफ वेक्टर दे रखा है और आपसे पूछना है टॉर्क। ठीक है तो ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है जानते हैं आप लोग टाउ वेक्टर इक्वल्स टू में आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये है क्रॉस प्रोडक्ट तो इसको निकालते कैसे हैं देखिए टाउ वेक्टर इक्वल्स टू लिखेंगे आई कैप जे कैप ए कैप। ठीक है अब देखिए पहले कौन सा है आर तो पहले आर को लिखेंगे 2 3 -5। दूसरा कौन सा है एफ तो फिर एफ को लिखेंगे 1 -4 और 6। अब ये क्या है डिटरमिनेंट है। ठीक है अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए इसको जरा सॉल्व कर रहा हूं टाउ इज इक्वल्स टू सबसे पहले क्या करते हैं जो वाला भी हमें चाहिए होता है जैसे हम सबसे पहले इसके लिखेंगे आई कैप के लिए तो जो हमें चाहिए होता है उसके कंपोनेंट्स को उसके जो करस्पॉन्डिंग है उसको छुपा लेते हैं। ठीक है तो देखिए आई कैप इनटू ब्रैकेट लगाएंगे मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको छुपा लेंगे दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस। ठीक है जो हो जाएगा 18 तो मैं ऐसे लिख देता हूं 3 × 6 और फिर जब उधर से इधर करते हैं तो लिख देते हैं माइनस साइन। ठीक है तो माइनस तो लिखना है -4 × -5 और फिर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है दूसरे वाले में यहाँ पे जे कैप के लिए हमेशा याद रखिए क्या आता है माइनस साइन तो माइनस जे कैप इनटू फिर वही काम देखिए जे कैप इसको और इसको छुपा लेंगे
दिस इंटू दिस करेंगे और दिस इंटू दिस करेंगे, तो 2 इंटू 6, फिर वही माइनस साइन और 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस ठीक है, ये करेंगे यही काम, ठीक है, इसको छुपा लेंगे, फिर ये करेंगे तो 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस, फिर ऐसे करेंगे 1 इंटू 3, ठीक है। ये आप लोग समझ रहे होंगे डिटरमिनेंट, फिर से एक बार समझा देता हूँ। आई कैप, तो आई कैप वाले में जो आई कैप के कॉलम्स और रो को छुपा लेंगे, 3 इंटू 6 करेंगे, वही देखिए मैं लिखा है 3 इंटू 6 माइनस ये वाला टर्म ये वाला टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 1। फिर दूसरे वाले टर्म में यहाँ पे हमेशा माइनस साइन लिखेंगे, माइनस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए 2 इंटू 6 करेंगे, 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू माइनस 5 करेंगे, ये मैंने किया हुआ है। फिर ठीक है, प्लस साइन लिखेंगे, प्लस साइन इंटू 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4, इसको छिपा लेंगे इसमें, उसको ये दोनों ये चार बच जाएंगे केवल, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इंटू 3, जरा इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा माइनस वाई का माइनस 17 जी का माइनस ठीक है, ये क्या है टाउ है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट वाला तरीका है, आप लोगों ने थोड़ा क्या है, इससे बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। एक और दूसरा तरीका भी है, मैं शायद नेक्स्ट क्लास में, आज ही क्लास में डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ टाइम क्या है, चलिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग भी इसे कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से, सभी लोग नोट कर लेंगे, अगर नहीं रह पाया तो पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं दूसरे वाले तरीके से करके बता देता हूँ आपको। देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, नाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर लिखेंगे पहले 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 j कैप क्रॉस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। अब देखिए एक एक करके करेंगे, i कैप का i कैप में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, i कैप प्लस j कैप में करेंगे तो क्या हो जाएगा k कैप, देखिए आएगा 3k कैप, फिर i कैप का k कैप में करेंगे तो कितना आएगा माइनस j कैप, हो जाएगा प्लस 5j कैप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही था, ठीक है। तो देखिए j कैप का i कैप में करेंगे तो j क्रॉस i कितना हो जाएगा माइनस k कैप प्लस 8k कैप प्लस 8 क्या लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन पहले से ही था, j कैप क्रॉस i कैप करेंगे तो माइनस k कैप माइनस माइनस प्लस 8k कैप, j कैप क्रॉस j कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और j कैप क्रॉस i कैप करेंगे तो कितना हो जाएगा i कैप, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 i कैप, ठीक है। फिर इसका देखिए k क्रॉस i करेंगे तो कितना आएगा j कैप, वैल्यू j कैप, k क्रॉस j करेंगे तो कितना आएगा k क्रॉस j, j क्रॉस k करते हैं तो कितना आता है i, k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i k i कैप, और k क्रॉस k करेंगे तो 0, बस इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग वही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या थोड़ा कंफ्यूजन से रह जाता है, ये क्या है बहुत सिंपल है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये आप लोग ये वाला जो है ये आप लोग इस वाले चित्र से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, i कैप j कैप और k कैप, बस ये चित्र आप लोग याद रखिए हमेशा, ठीक है। अगर इसमें जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं अगर वही डायरेक्शन मिल रही है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर मान लीजिए आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बस ये चित्र याद रखिए, इसी चित्र से आपके सारे आंसर आएंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन कौन से हैं,
जो मैंने रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाले बताए थे आप लोगों को, ठीक है। रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो निकालना है 3 क्वेश्चंस के, और एक चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है आपको, टॉर्क। आर वेक्टर दे रखा है आप लोगों को आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप, एफ वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप प्लस 6 कैप प्लस 7 कैप, और आपको क्या निकालना है, टॉर्क वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आज के क्लास में यही का थोड़ा देखते हैं विराम, ठीक है। घर पे रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ इन विचारों का भी ख्याल रखिए और इन सब का भी, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है आपके जीवन में। ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं आप लोगों ने घर पे लाइएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे मेल कर सकता है, आप में से कुछ लोगों ने मेल किए हैं, मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है, और किसी को कोई फर्दर और दिक्कत है तो मेल कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। गुड डे।